बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। आज के इस वीडियो में कुछ कारण हैं जो मुझे लगता है हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ज़रूरी नहीं कि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो, आने वाले दिनों में शायद हो सकता है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए। मुझे भी आप एजुकेट कीजिए कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिख के। सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए इंडिया में दो मिशन हैं, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। अब दिल्ली में ही ये मेजर कंसर्न है कि बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो आपके घर रिटर्न कर दी जा रहे हैं उसमें एक रिफंड फॉर्म डाल के, और आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ क्यों है। अगर आपका पासपोर्ट रिटर्न आ गया है रिफंड फॉर्म के साथ में और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करा था वो वापस आ गया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है, कभी भी नहीं पता चलेगा। उसके लिए पता करने के लिए आपको जो भी वीएफएस में आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा था उनको ईमेल कीजिए, उनको अपना मूफा नंबर दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, उनको बताइए कि भाई मैंने इस दिन को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा था और आज मुझे पासपोर्ट मिला है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, या फिर व्हाट इज़ द इशू, प्लीज़ लेट मी नो द रीज़न। वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे और रीज़न बताएंगे। जब रीज़न आपको पता चल जाएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम सबमिट करेंगे तो उस रीज़न को करेक्ट करेंगे। ये तो था कैसे हम अपना रीज़न पता करें। अब दूसरी बात कि क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों में ये है कि हमने कल ऐसा करा था या फिर दूसरे लोगों ने ऐसा पिछले बार करा था तो मैंने भी ऐसा करा, पिछले बार तो हो गया था, इस बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं कि कल जो प्रोसेस था वही प्रोसेस आज में इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको आज का जो गाइडलाइन है उससे पालन करना है, जो आज का है उसी पे बिलीव कीजिए। अगर आप कल के वाले प्रोसेस पे ये डोमिनेंट होकर प्रोसेस करेंगे कि भाई मैंने तो पिछली बार ऐसे ही करा था, इशू हो गया, इस बार भी करेंगे, तो फिर आप तैयार रहिए सरप्राइजेस की। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है वीज़ा इन्विटेशन का वैलिडिटी। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो 6 महीने बाद वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा था, वीएफएस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। वो दिन अलग थे और अब अलग हैं। अब जो वीज़ा इन्विटेशन है उसका एक वैलिडिटी उन्होंने निर्धारित कर दिया है 30 डेज़। 30 डेज़ कब से शुरू होगा? जिस दिन से आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कई बार ऐसे होगा कि आपका डॉक्यूमेंट 2 महीना हो गया, आप वीएफएस में गए, वीएफएस वाले को तो पैसे चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का, वो तो एक्सेप्ट कर लिया और आपको बता दिया कि भाई हम तो सबमिट कर देंगे लेकिन आपको डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा। आपने बोला भाई डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोला, हमने कर दिया, तो वो क्या हुआ, वहीं पर डिक्लेरेशन में ही लिखा हुआ रहता है कि अगर वीज़ा आपका इशू नहीं हुआ तो वो जिम्मेदार नहीं है। जब भी आपका यहीं पर आपका पहला बोल हो गया कि डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी है ही नहीं और आप वीएफएस गए हैं, क्यों? क्योंकि किसी का हुआ था, पिछले बार ऐसा ही हुआ था, कोई ऐसा करा था, वो आप भूल जाएं। जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। हो सकता है कि आप जाएंगे 2 महीने बाद, एक्सपायर होने के बाद हो सकता है इशू हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए जान के कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है। तो ये उम्मीद रखना गलत है कि भाई मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट है, इन्विटेशन है, उसका वैलिडिटी के दौरान ही आप क्या करेंगे, वीएफएस में जाएंगे और अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस समय हड़बड़ाइए नहीं। जब आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हैं फैमिली विद वीज़ा का, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना रहता है एप्लीकेंट का, वीज़ा इन्विटेशन अपलोड करना रहता है, आपको रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करना रहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। कई सारे लोगों का रिलेशनशिप प्रूफ नहीं है और कुछ भी अपलोड करके बस सबमिट कर देते हैं। उस केस में भी वो एक फैक्टर हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का, क्योंकि वो अपलोड हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो डॉक्यूमेंट, और जब वेरीफाई करेगा तो मिसमैच होगा, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। हमारा डिपार्टमेंट है जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है, उनको अच्छे से पता है कि क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या एक्सेप्टेंस होगा। उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं जो एक कारण हो सकता है आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट रिजेक्ट होने का। तीसरा बात सबसे ज़रूरी बात, रिलेशनशिप प्रूफ एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है जो एक कारण है वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोर्ट पेपर पे वो एक डिक्लेरेशन बनाते हैं और फिर उसको चैम्बर करवा लेते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मूफा है, उनसे चैम्बर करवा लेते हैं, अटेस्टेशन करवा लेते हैं चैम्बर से, और फिर सबमिट करते हैं उसे। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे मेरा सर्टिफिकेट या फिर रिलेशनशिप प्रूफ नहीं माने जाएगा। रिलेशनशिप प्रूफ के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हो, जैसे कि निकाहनामा हो गया, आपका मेरा सर्टिफिकेट हो गया जो आप अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस से करते हैं, या फिर आपके पासपोर्ट में, दोनों के पासपोर्ट में जो स्पॉन्सर हैं और जो आपका एप्लीकेंट है, दोनों के पासपोर्ट में वो नेम करेक्टली लिखा हुआ हो, करेक्ट और कंप्लीट लिखा हुआ हो, इसके बारे में बोलूँगा, करेक्ट और कंप्लीट के बारे में, तो उसी को रिलेशनशिप प्रूफ बोलते हैं। लेकिन आप बस कुछ भी अपलोड कर लेंगे, कुछ भी सबमिट कर देंगे, तो वो एक कारण है। तो जो भी है मेरिट सर्टिफिकेट आप ध्यान देके सुन लीजिएगा,
कि वो जो कोड पेपर वाला होता है उस पर आप बिल्कुल भी सबमिट मत कीजिएगा। BFS वाले एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे, लेकिन उसी का एक कारण जरूर होता है। ये बात हो गया रिलेशनशिप प्रूफ। अब रिलेशनशिप प्रूफ में आपको VFS के वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कि कोई भी गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो अपोस्टाइल या तो अटेस्टेशन। और एक फैक्टर, जब भी हम वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि भाई ये सही होगा। अगर मान लो एक अल्फ़ाबेट्स अगर नाम में मिसिंग है स्पॉन्सर का और जो एप्लीकेंट के पासपोर्ट में, तो हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं एक ही तो अल्फ़ाबेट मिसिंग है, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वही एक अल्फ़ाबेट्स जो पूरा नाम को चेंज कर सकता है, एक अल्फ़ाबेट से पूरा नाम चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को कन्विंस मत कीजिए अपने आप को कि एक अल्फ़ाबेट अगर डिफरेंस है तो वो सही ही होगा। कई बार ओवरलुक हो जाता है। आप बोलेंगे कि पिछले बार तो वीज़ा इशू हो गया था, ओवरलुक हो गया होगा, क्या पता है इस बार वो देख लिया तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डाउट है, मान लो कई बार ये होता है कि MD लिखा हुआ रहता है स्पॉन्सर के पासपोर्ट में, लेकिन जो एप्लीकेंट है उनके पासपोर्ट में पूरा मोहम्मद लिखा हुआ रहता है। अब ये यूनिवर्सली नोन है कि MD मतलब मोहम्मद होता है, लेकिन कई बार VFS वाले इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि वो कहीं ये डिफिनेशन नहीं है कि MD मतलब मोहम्मद ही होता है। कई बार मोहम्मद में भी AD होता है, ABD होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ये मोहम्मद MD और मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है। तो एक बार VFS को ईमेल करके आप चेक कर लीजिएगा क्या इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर यू। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पासपोर्ट भी बनाते हैं तो ये भी आप क्लियरली लिखवाइएगा हर पासपोर्ट में। तो ये एक कारण हो गया, और मुझे नहीं लगता और दूसरा कोई कारण हो सकता है। बाकी और अगर आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखना है अपडेटेड वाला, तो VFS के वेबसाइट में है, वहाँ पे जाइए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे हुए हैं, उसको आप अरेंज कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 3 एप्लीकेंट हैं, एक ही स्पॉन्सर वीज़ा है, वीज़ा इन्विटेशन में, तीनों का अलग अलग फाइल बनाइए, तीनों का 3। जैसे कि मान लीजिए वीज़ा इन्विटेशन है, 3 प्रिंट करके लाइए। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो उसका एक फ़ोटोकॉपी अटैच कीजिए, ओरिजिनल भी लेके जाइए वहाँ पर, फ़ोटो जो है वो रिसेंट वाला लगा के जाइए। ये सारा चीज़ कीजिएगा। और अगर आपको कोई लॉन्च अपॉइंटमेंट के लिए फोर्स करता है तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोलता है तो देख लीजिए किस चीज़ का डिक्लेरेशन है। आपका डिक्लेरेशन साइन करने के लिए तभी बोलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो या फिर एक्सपायर्ड हो। तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं जिसको हम ओवरलुक करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बाकी वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा का कंसल्टेंसी भी है। आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, परमानेंट फैमिली विजिट वीज़ा का भी एक डेडिकेटेड 11 स्टेप्स वीडियो है। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि वो हर मंथ रिन्यू होता है। एक बार आपने मेंबरशिप ले लिया तो मंथ होते होते उसको कैंसिल कर दीजिएगा। उस मंथ में ही वो डेटा आप कैप्चर कर लीजिएगा या फिर जो भी करके लिख लीजिएगा। नहीं तो अगर रिन्यू हो गया तो फिर आप मुझे बोलेंगे रिफंड करने के लिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने VFS में एप्लीकेशन प्रोसेस करा है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा क्या कारण है आपका वो रिजेक्शन, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये कारण हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।